ये कहानी शुरू होती है सुषमा के घर से। सुषमा के बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी और दूसरे बेटे की शादी प्रगति के साथ तय हो गई थी। अब घर में शादी का माहौल हो तो भीड़ भाड़ शोरगुल तो लगा ही रहता है। सगाई के फंक्शन में पहनने वाली साड़ी पसंद करवाने के लिए प्रगति सुषमा के कमरे में जाती है। कौन सी साड़ी अच्छी लग रही है मम्मी जी? कौन सी साड़ी पहनूं? अरे रुक जा बहू, जरा नई बहू को चढ़ाने के लिए गहने तो निकाल लेने दे मुझे, फिर देखती हूँ तेरी साड़ी। वैसे भी तू तो कुछ भी पहन ले अच्छी ही लगती है। ये तो डायमंड सेट लगता है मम्मी जी। आप सिमी को डायमंड सेट की ज्वेलरी दे रही हैं क्या? सिर्फ डायमंड नहीं है बहू, उसके ऊपर प्लेटिनम की भी कोटिंग है। वाह, ये भी सही है। यहाँ तो बहुत जोरों शोरों की तैयारियां चल रही है नई बहू को लाने की। कीजिए कीजिए मम्मी जी, अच्छे से तैयारियां कीजिए। चिड़ी हुई प्रगति अपने कमरे में जाती है, जहाँ जहाँ वो देखती है कि उसका पति पहले से ही किसी से बात कर रहा है। हाँ सिम्मी, दे तो दिया है सूट दिलवाने के लिए। बाकी काम भी हो रहा है। तू बता, तेरी शॉपिंग कैसी चल रही है? मेरा क्या है, मुझे कौन देख रहा है शादी में। सब तो तुझे ही देखने आएंगे। भाभी क्या पहन रही है भैया? ये ले, तूने नाम लिया और आ गई तेरी भाभी। ला खुद ही बात कर ले इससे। इसकी तो जोर शोर से तैयारियां चल रही है। और बताओ सिम्मी, लहंगा पसंद कर लिया तुमने? वो क्या है ना, मैंने खुद ही मम्मी जी से कहा है कि लहंगा देना ही है तो सिम्मी को खुद ही पसंद करने के लिए कह दीजिए। अपनी पसंद का सामान लेगी तो खुशी से पहनेगी। अब मान लो हमने कुछ ले लिया और तुम्हें पसंद नहीं आया तो? इतने झंझट से अच्छा है कि तुम खुद ही अपना सामान ले लो। हमें तो पैसे देने ही हैं, जो हम दे देंगे, है कि नहीं? थैंक यू भाभी। वैसे अभी तो मैंने लहंगा नहीं लिया। शाम में प्रेम आने वाला है, उसके साथ मैं दिल्ली जा रही हूँ। वहीं चांदनी चौक से शॉपिंग करूंगी। अपनी होने वाली देवरानी से प्यारी प्यारी बातें कर प्रगति फोन रख देती है और फिर अपने पति से कहती है, याद है मुझे, जब रोके के बाद हम दोनों डेट पर चले गए थे, कितना हंगामा हुआ था घर पर कि रोके के बाद अगर अभी मिल रहा है तो ये लोग शादी तक कहीं कुछ ऐसा ना कर बैठे कि समाज में हमारी थू हो जाए। 100 बार मम्मी जी से माफी मांगी थी मैंने। उसके बाद मेरा फोन तक छीन लिया गया था, जैसे कि मैंने कोई अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बात कर ली हो। और यहाँ देखो, सगाई भी नहीं हुई है और दोनों शहर से बाहर जा रहे हैं, वो भी शॉपिंग के लिए। आप मम्मी जी इनके साथ जाने की जिद क्यों नहीं कर रही? अरे भई, दोनों के बीच ऐसा कहीं कुछ ना हो जाए जिससे हमारी बदनामी हो जाए। ऊपर से डायमंड सेट चढ़ रहा है देवरानी जी को, और मुझे क्या चढ़ाया गया था? हाफ सेट। अरे भाई, दुल्हन को हाफ सेट कौन चढ़ाता है? और सारी कंगाली तो मेरी शादी के वक्त ही थी ना मम्मी जी को। अरे मेरी मेट्रो एक्सप्रेस, क्यों भागे जा रही हो? मैंने दिला तो दिए थे गहने जो तुमने मांगे थे। अब बेचारी सिम्मी की किस्मत में जो है, जाने दो उसके पास। वो अभी आई भी नहीं और बेचारी होगी। चलो ये भी अच्छा है। 3 वक्त घर में पसीना बहाकर किचन में खाना मैं बनाती हूँ, पर मैं अभी तक बेचारी नहीं हुई। घर वालों की यही हरकतें घर की बहू को जेठानी बनाती है और फिर जेठानी बुरी लगती है सबको। और इसी तरह कुढ़न में प्रगति के और 4 दिन निकल जाते हैं और आती है सगाई की शाम। सभी वेन्यू पर पहुंचते हैं, जहां अपनी देवरानी को एक फैंसी ब्राइडल गाउन में देखकर प्रगति के तो होश ही उड़ जाते हैं। अरे सुषमा जी, अब पर्स खोल भी दीजिए। बेटी आई है हमारी, नजर नहीं उतारनी क्या इसकी? सुषमा आगे बढ़कर अपनी बहू के ऊपर से 500 की गड्डी वार कर वहां खड़े एक बच्चे को पकड़ा देती है। आज तो सुषमा बड़ी खुश दिख रही है, नहीं बेटा? सही बात है आंटी जी। वही तो मैं देख रही हूँ। कैसे ही 2-3 सालों के अंदर हमारे घर वालों की सोच इतनी बदल गई। पहले बताइए, सगाई साड़ी में ही होती थी, सर से पल्ला सरकना भी नहीं चाहिए। मैंने तो बस जरा डीप बैक का ब्लाउज सिलवा लिया था, उसमें मम्मी जी ने कितना कलेश किया। साड़ी पीछे से घुमा कर पहननी पड़ी मुझे कि जिससे पीठ का एक हिस्सा भी ना दिख जाए। और यहाँ देखिए, ऑफ स्लीव्स वाला गाउन और सामने से इतना डीप। मैं तो घर की बड़ी बहू थी, फिर भी मुझ पर शासन किया गया। सिम्मी के आगे तो उसके ससुर है, जेठ है, क्या फर्क पड़ता है? मॉडर्न जमाना है। होती है बहू, ये चीज तो होती है। घर में 2 बर्तन होते हैं तो आवाज तो आनी ही है। बर्तन खुद नहीं बजते आंटी जी, बर्तनों को जबरदस्ती पीट पीट कर बजाया जाता है। और कुछ बर्तनों को तो इतना पीटा जाता है कि उनमें छेद हो जाते हैं। खैर, आप खाने का मजा लीजिए। मेरी सगाई की तरह यहाँ आपको पूरी और सब्जी नहीं मिलेगा। पक्की कैटरिंग करवाई है मम्मी जी ने। अब तो पैसे आ गए हैं, बहू के पैर अच्छे जो हैं। और इस तरह
प्रगति के देवर की शादी का दिन आ ही जाता है। शादी की रात। बताओ, ये कोई बात हुई भला? मेरी शादी के वक्त तो मम्मी जी ने पहले ही बोल दिया था, मुहूर्त 10 बजे के पहले का निकालना, ताकि रात में लोगों की नींद खराब ना हो। और यहाँ देखो, घड़ी में 3-3 बज रहे हैं रात के, और अभी तक फेरे भी शुरू नहीं हुए। मैं जा रही हूँ सोने के लिए भाई। हाँ बेटा, तू क्यों अपनी देवरानी के चक्कर में अपनी नींद खराब करेगी? तू जाकर सो जा। देख, नींद पूरी ना होने की वजह से कैसे तेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए। रुकने का मन तो मेरा भी नहीं है, पर अगर मैं चली गई तो बात दूसरी हो जाएगी। मुझे तो नियम देखना पड़ेगा। कोई कुछ पूछेगा तो मैं कह दूंगी तू बाथरूम गई है। प्रगति को सोए हुए आधा घंटा भी नहीं होता कि उसे विनोद की आवाज सुनाई देती है। विनोद हिला हिला के प्रगति को जगाने की कोशिश कर रहा था। भागो, भागो, भूकंप आया, भूकंप आएगा, शादी नहीं हो पाएगी मम्मी जी, भाग चलिए, सिमी को यहीं छोड़ दीजिए, मंडप उसी पर गिर जाएगा, हम चलते हैं। ए बेशर्म औरत, नींद में भी ऐसी ऐसी कैसी बातें बड़बड़ा रही है। उठ जाओ प्रगति, उठ भी जाओ। अब तुम इस घर की सिर्फ बहू नहीं, बड़ी बहू बन चुकी हो। अच्छा लगता है क्या? बाहर सब वहां फेरे पर बैठे हुए हैं और तुम यहाँ घोड़ी बेचकर सो रही हो। बीच में अगर सिम्मी को तुम्हारी जरूरत पड़ी, और शादी के बाद वाली रस्में भी तो तुम्हें करवानी है ना। चलो बाहर आओ, तब तक मैं सो लेता हूँ। और प्रगति को नींद से जगाकर विनोद आराम से सो जाता है। आधी नींद में उबासी लेती हुई प्रगति किसी तरह फेरे खत्म होने तक खुद को जगाए रखती है। शादी संपन्न होते ही फौरन सभी गाड़ी में बैठकर घर को रवाना हो जाते हैं। घर पहुंचते ही प्रगति ना आओ देखती है ना ताओ, और सीधा सोफे पर जाकर सो जाती है। दरवाजे पर खड़ी दुल्हन आगे की रस्म होने का इंतजार कर रही थी। लगता है बहू बहुत थक गई है। नए जोड़े की आरती आप ही कर दीजिए सुषमा जी। अरे बड़ी बहू तो प्रगति है, ये आरती तो प्रगति को ही करनी बनती है। वही पापा जी, और फेरे पर तो मैं बैठी हुई थी, तो जिठानी जी कैसे थक गई? भैया जरा चेहरे पर पानी डालिए ना, जाग जाएंगी भाभी। और विनोद जरा भी देरी किए बिना चेहरे पर पानी डालकर अपनी बीवी को ऐसे उठा देता है मानो वो उसकी दुश्मन हो। कौन है? हम है बहू। तू सो गई थी इसलिए विनोद ने तेरे चेहरे पर पानी डालकर तुझे उठाया है। चल, अब आगे की रस्में कर ले। बेचारी दरवाजे पर खड़ी है। अच्छा, तो पापा जी को भी इन लोगों ने अपनी टीम में कर लिया। अच्छी बात है। रात को रस्में पूरी होते ही सब अपने अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह नाइट सूट में सिम्मी अपने कमरे से बाहर आती है। अरे सिम्मी, तुम नाइट ड्रेस में बाहर आ गई? मम्मी जी ने देख लिया तो बेकार में उनका मूड खराब हो जाएगा। जा, जल्दी जाकर बदल ले। अरे पहन लिया तो क्या दिक्कत है? इतनी गर्मी है। कोई बात नहीं सिमी, आ बैठ, चाय तैयार ही है। इस बारे में तो मेरे घर वालों ने पहले ही मम्मी जी से बात कर ली थी भाभी, आप फिक्र मत कीजिए। हमें तो कुछ और ही बताया गया था। लगता है टेबल के नीचे से मम्मी जी को अच्छी खासी मोटी रकम मिली है। तो कितने में बिकी मम्मी जी, बताओ तो। तभी सुषमा कमरे से बाहर आती है। जैसे कि तेरे वक्त बहुत कुछ मिल गया था मुझे। देवरानी आई नहीं कि जेठानी वाली हरकतें दिखानी शुरू कर दी तूने। पहली रसोई में क्या बना दूं मम्मी जी, फिर मुंह दिखाई भी तो होनी है। आप कमरे में चलकर साड़ी बता दीजिए मम्मी जी, मैं वही पहन लूंगी। अरे बहू, कुछ भी बना दे, क्यों इतनी फिक्र कर रही है? प्रगति तो है ही, तू बस हाथ लगा देना, और क्या। और जहां तक रही साड़ी की बात, तो तू चल मेरे कमरे में। मेरी सास की चांदी के तारों से काम की हुई साड़ी है मेरे पास, वो निकाल कर देती हूँ तुम्हें, आज वही पहनना। सिम्मी सास के पीछे पीछे कमरे में चली जाती है। पर इस घर में बहुत कुछ बदल रहा था। जिस घर में समय पर खाना बनना, खाना खाना, सही कपड़े पहनना घर का एक नियम था, वो सिम्मी के आते ही ऐसे बदल गया था मानो किसी ने मंत्र रोक दिया हो। प्रगति को ये सारी बातें खटक रही थी क्योंकि वो खुद को अकेला महसूस कर रही थी। एक सुबह जब सुषमा विमला से बातें कर रही थी, उस वक्त उसकी बहू सिम्मी के मायके से लीची की पेटियां आती हैं। नमस्ते आंटी जी, हम बिहार से आए हैं। सिमी दीदी के घर वालों ने ये लीची की पेटी आप लोगों के लिए भिजवाई है। वो क्या है ना, मुजफ्फरपुर की लीचियाँ हैं, वर्ल्ड फेमस है, तो सोचा वर्ल्ड तक पहुंचाने के पहले आपके घर पहुंचा दे। अरे वाह बेटा वाह, आम का स्वाद तो हम सब ने ले लिया था, पर लिच्ची यहाँ दिखती कहाँ है? एक पेटी यहाँ छोड़ दे, बाकी सारी पेटियां मेरे कमरे में पहुंचा दे। जा बेटा। बहुत अच्छे। अब जो थोड़ी बहुत कसर बाकी थी, वो ये लीची पूरी कर देगी। अरे बहू, जरा प्लेट में लिच्चियाँ लेकर आना, आंटी भी तो चखे मेरी छोटी बहू के मायके से आई हुई लीची।
क्या बताऊं विमला, जब से ये बच्ची आई है ना, घर का माहौल ही बदल गया है। लगता ही नहीं कि बहू आई है, लगता है बेटी आई है, बेटी। ये हंसी मजाक खुशनुमा माहौल, मुझे देख मैंने नाइटी पहनना शुरू कर दिया है। सिम्मी ने कल मुझे सूट पहनाया था और बाजार ले गई थी। कह रही थी, मम्मी जी अब आप ऐसे ही सज धज कर रहेंगी। कुछ बच्चियों का भाग्य ही इतना अच्छा होता है, जहाँ जाती है सब कुछ अच्छा हो जाता है। ये सब सुनकर प्रगति कमरे में आती है और अपने पति से कहती है, और भैया बताओ, रात के खाने में क्या बनवाए भाभी से? अरे मैं तुम्हारा भैया कब से हो गया? सोच समझ कर बोला करो प्रगति। नहीं 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 नहीं, वो 2 दिन से तुम्हारी प्यारी सिम्मी अपने मायके गई हुई है ना, तो तुम्हारा तो मुंह सूख गया है। तो मैंने सोचा तुम्हें जरा भैया भैया बोलकर तुम्हारे कानों को खुश कर दूं। अरे मेरी मेट्रो क्या हो गया है? क्यों आग बबूला हुई पड़ी हो? बाहर लीची की पेटी आई है सिमी के घर से, और उसकी खुशी में मम्मी जी ऐसी बावली हुई जा रही है भाई, जैसे कि हम तो यहाँ नमक फाँक रहे थे। पिछले महीने मेरे मायके से जो आम की पेटी आई थी तो सबने ऐसा मुंह बना लिया था कि भाई ये आम नहीं बम आए हो। जो आम खाए मैंने ही खाए, किसी ने छुआ भी नहीं, सड़ गए सारे। और यहाँ लीची आती ही सीधा कमरे में। वाह 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 मम्मी जी, कल आने दीजिए सिम्मी को। अब अगर ये बड़ी बहू जेठानी नहीं बनी तो मेरा नाम भी प्रगति नहीं। अगली सुबह 5 बजे सिमी स्टेशन पर पहुंचती है। उसे लेने के लिए उसके जेठ जी, उसका पति, उसके ससुर जी तीनों स्टेशन पहुंचते हैं। और घर पर सुषमा तो सिमी के आने का ऐसे इंतजार कर रही थी मानो वो किसी वनवास से लौट रही है। अपने कमरे से छुपकर प्रगति ये सब देख रही थी। और जैसे ही सिमी घर पहुंचती है, अपनी चद्दर के अंदर एक हॉट पैक रखकर प्रगति आराम से सो जाती है। हम आ गए बहू, जरा चाय लगाना। प्रमोद प्रगति को आवाज लगाता है, पर अंदर से कोई आवाज नहीं। 8 बज गए बहू, उठ भी जा, इससे ना बिस्तर ही नहीं छूटता। तभी अंदर से कराहने की आवाज आती है, और ये सुनते ही सब फौरन अंदर आते हैं। कराहती आवाज में प्रगति कहती है, कल का दूध फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में रखा हुआ है, ऊपर में फ्रेश दूध है, पहले नीचे वाला दूध ही यूज करना। मेरा सर। क्या हो गया भाभी, आपके सर को? तबीयत ठीक नहीं है क्या? डिस्प्रिन ला दो। मुझे बहुत तेज बुखार है देवर जी, कम से कम 5-6 दिन का तो आराम चाहिए मेरे शरीर को। पहले तो मैं चैन से बीमार भी नहीं पड़ सकती थी, पर अब सिम्मी आ गई है ना, मुझे पता है वो सब संभाल लेगी। झाड़ू हॉल में सोफे के नीचे रखा हुआ है, उसी से झाड़ू मारना सिम्मी। दूसरे वाले झाड़ू से फांस बाहर आ रहे, घर और गंदा हो जाएगा। मैं सफाई करूं? हाँ बेटा, आपको ही करनी है, अब प्रगति की तबीयत खराब है, तुम ये सब संभाल लोगी ना बेटा। यहाँ सिम्मी की वाट लग जाती है। वो सिम्मी जो दिन भर सज सवर कर सभी के साथ हंसी मजाक कर लेती थी, आज उसे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। हे भगवान, ये मम्मी जी ने सुबह से क्या लगा रखा है? झाड़ू, पोछा, बर्तन और अब नाश्ता, ऊपर से भाभी बीमार हो गई है सो अलग। तभी कमरे से प्रगति सिम्मी को आवाज लगाती है, मेरे लिए पोहा बना देना सिम्मी, पराठे भारी हो जाएंगे। ये लो, ये बाकी था, अब सबके लिए पराठे अलग बनाओ, भाभी के लिए पोहा अलग। तभी विमला सुषमा से मिलने आती है। अरे सिम्मी बहू, विमला आंटी आई है, चाय नाश्ता तो लगा। बताओ, अब आंटी के लिए भी चाय बनाओ। इंसान हूँ या मशीन हूँ, कोई हाथ भी नहीं हिलाना चाहता। वो सिम्मी जो हर बार हंसते खिलखिलाते विमला से बात करती थी, इसकी गॉसिप का पार्ट बनती थी, थक जाने के कारण विमला से एक शब्द भी कहे बिना नाश्ता टेबल पर रखकर सीधा रसोई में चली जाती है। बहू को क्या हो गया, ऐसे मुंह घुमाकर चली गई? देख लिया सुषमा, 2 दिन ही नई बहुएं अच्छी बनकर रहती हैं, उसके बाद सबका वही हाल है। अरे मेरी बड़ी बहू इस मामले में बहुत सही है विमला, पहले दिन से जैसी आई थी अभी तक वैसी है, कम से कम रूप तो नहीं बदला बेचारी ने। इसी तरह दिन भर सारा काम करके सिम्मी बैठती है कि एक एक करके उसके भैया यानी कि विनोद, फिर प्रेम और प्रमोद घर आना शुरू हो जाते हैं। आ गया मैं, सिम्मी बड़ी भूख लगी है, जल्दी जल्दी खाना लगाओ। विनोद की आवाज सुनकर भी सिम्मी सोफे पर ही बैठी रहती है। कुछ कहा क्या भैया आपने? अरे भैया ने खाना लगाने बोला है सिमी, और ये कैसा हाल बना रखा है तुमने खुद का। सिमी, एक बार तो देखकर मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया, जरा कंघी तो कर लेती। भागती भागती तो नहा कर आई थी, उसके बाद वक्त कहाँ मिला कि कंघी करूं? ये करो, वो करो, वो करो, ये करो,
तुम्हें तो बस बोलना है, बोल दिया तुमने। अरे एक दिन काम क्या कर लिया तुमने? मीठी बोलने वाली कोयल आज काऊ काऊ करने लगी। तुम तो आज काम कर रही हो, भाभी तो रोज करती थी। भाभी की दुर्दशा तो कभी ऐसी नहीं हुई। ये बात तो है, प्रगति कहती नहीं है पर काम बहुत करती थी बेचारी, तभी तो उसके बीमार पड़ते ही पूरे का पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया। एक ही दिन में यहाँ सब मेरे खिलाफ हो गए। लग ही नहीं रहा कि ये मेरा वही ससुराल है। मैं मायके जाकर क्या लौटी, मेरा तो ससुराल भी बदल गया। ये सुनते ही प्रगति कमरे से बाहर आती है। तुम सबकी प्यारी इसलिए बन रही थी सिम्मी, क्योंकि घर का सारा काम मैं कर रही थी। सज धज कर सवर कर बैठ कर सबसे मीठा मीठा बोलने वाली बहू किसे ना अच्छी लगती। सारा दिन काम करने के कारण मैं जरा चिड़ी रहती थी, और दिन में फ्रेश रहने के कारण तुम अच्छे से सबसे बात करती थी। आज जैसे ही तुमने मेरा किरदार निभाया तो इस घर में जैसी ट्रीटमेंट मुझे मिलती थी वैसे ही तुम्हें मिलने लग गई। वो प्रगति जो आज तक अच्छी बहू नहीं थी, 2 मिनट में अच्छी बहू बन गई। और ये सिर्फ तुम्हारे समझने के लिए नहीं कह रही हूँ, ये तो हमारे घर में सबको समझना चाहिए कि जो बहू काम करे, अगर उसकी कदर नहीं की जाएगी तो सिम्मी की हालत है वो आप सबकी हो जाएगी। मैंने आप लोगों से कुछ नहीं मांगा, बस थोड़ा सा प्यार मांगा था, पर तुम्हारे आते ही मम्मी ने हम दोनों में इतना भेदभाव शुरू कर दिया कि मैं समझ गई अब मैं इस घर की बहू बनकर रही तो मेरी कदर नहीं होने वाली। इसीलिए मैंने जिठानी बनना शुरू कर दिया। नहीं नहीं भाभी, आप इस घर की बहू ही रहिए। अगर आप जिठानी बन गई तो हम सबको दिक्कत हो जाएगी। और सभी प्रगति की इम्पोर्टेंस समझ जाते हैं और उसमें और सिम्मी में भेदभाव करना छोड़ देते हैं। ये ले हरिया, तेरी पिछले महीने की तनख्वाह। अरे मालिक, ये तो बहुत कम है। अरे कम तो होंगे ही, पिछले महीने तू 3 बार मुझसे पैसे ले चुका है। सब काट पीट कर जो तेरे पैसे बचते हैं वो मैंने तुझे दे दिए। क्या सेठ जी, इतने कम पैसों में क्या होगा? अरे नालायक, ये सब तो तुझे पैसे उड़ाने से पहले सोचना चाहिए था। हर महीने तू अपनी तनख्वाह के सारे पैसे कुछ दिनों में खर्च कर देता है, फिर लोगों से उधार मांगता फिरता है। अरे थोड़ा होशियार बन, अभी तो आगे तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है। चल अब जा, और सुन, कल काम पे थोड़ा जल्दी आ जाना। फिर हमेशा की तरह चंपक सेठ की बातों का हरिया पर कोई असर नहीं होता। वो सारी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। रास्ते पर चलते हुए हरिया देखता है कि गांव के चौराहे पर बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा है। अरे, ये गांव के चौराहे पर लोगों की इतनी भीड़ क्यों है? लगता है गांव में कोई नया मदारी आया है। चलो चलकर देखते हैं। तभी हरिया देखता है कि सामने एक आदमी बड़ा सा टेबल लगाकर बैठा है और सब लोग उसे पैसे दे रहे हैं। तभी टेबल पर बैठा आदमी, जिसका नाम राम भरोसे है, सबसे कहता है, तुम सब लाइन में एक एक करके आ जाओ। अरे भाई, जरा पीछे रहो, मैं तुमसे पहले से यहाँ खड़ा हूँ। तब हरिया अपने बगल में खड़े मोहन से पूछता है, अरे मोहन भाई, ये सब क्या चल रहा है? और ये आदमी कौन है? और तुम लोग इसे किस बात के पैसे दे रहे हो? अरे हरिया, हम सब लोग यहाँ अपने पैसे डबल करवाने आए हैं। क्या कहा तुमने? पैसे डबल? तुम्हारी बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई, जरा ठीक से बताओ भाई। वो जो सामने सूट बूट में बैठा है ना, ये बहुत बड़ा सेठ है जो लोगों के पैसे एक हफ्ते में डबल कर देता है। इनका नाम राम भरोसे है। अरे वाह, ये तो किस्मत चमक गई। अगर ऐसी बात है तो मैं भी अपने पैसे डबल करवाऊंगा। मैं ये 10 रुपया जमा कर देता हूँ। फिर हरिया भी अपने पैसे डबल करवाने के लिए बाकी गांव वालों की तरह लाइन में लग जाता है। कुछ समय बाद सभी लोगों के पैसे अपने पास जमा करके राम भरोसे सभी गांव वालों से कहता है, अब तुम सब लोग अपने घर जाओ, एक हफ्ते में सबका पैसा डबल हो जाएगा। ठीक एक हफ्ते बाद तुम सब लोग यहाँ आ जाना। देखते ही देखते एक हफ्ता बीत जाता है। हरिया और बाकी गांव वाले सुबह सुबह राम भरोसे के ऑफिस के पास जमा हो जाते हैं। फिर कुछ देर के बाद ऑफिस खुलता है और राम भरोसे सभी गांव वालों को उनके द्वारा दिए गए पैसों की दुगनी रकम उन्हें लौटा देता है।
हरिया अपने 10 रुपए के 20 रुपए पाकर खुशी से उछल पड़ता है और मोहन से कहता है, अरे मोहन भाई, क्यों ना हम अपने पैसे फिर से राम भरोसे साहब को दे दें? अगले हफ्ते हमारे पैसे फिर से डबल हो जाएंगे। फिर हरिया और मोहन की तरह बाकी गांव वाले भी और ज्यादा पैसों की लालच में फिर से अपने कुछ पैसे राम भरोसे के पास जमा कर देते हैं। देखते ही देखते और एक हफ्ता बीत जाता है और इस बार भी राम भरोसे सभी गांव वालों को डबल पैसे दे देता है। इस बार तो हरिया की खुशी का ठिकाना नहीं था। फिर वो सोचता है, मजा आ गया। बिना कोई मेहनत का काम किए हर हफ्ते मेरे पैसे डबल हो जाते हैं। अब मुझे चंपक सेठ की गुलामी करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हरिया चंपक सेठ की नौकरी छोड़ देता है। थोड़े दिनों के बाद फिर से एक हफ्ता पूरा हो जाता है। राम भरोसे फिर से सबके पैसे डबल कर देता है। फिर हरिया अपने पैसे जेब में डालते हुए सभी गांव वालों से कहता है, अरे भाइयों, हम लोग हर हफ्ते ये छोटी मोटी रकम डबल करवाने यहाँ जाते हैं। मैं तो कहता हूँ, क्यों ना हम सब एक ही बार में अपना बहुत सारा पैसा डबल करवा लें। हरिया की बात सुनकर राम भरोसे खुश होकर कहता है, अरे वाह, देखो कितना समझदार आदमी है। तुम सब लोग भी इससे कुछ सीखो। सभी गांव वालों को हरिया की बात पसंद आती है और सभी गांव वाले अपने सारे पैसे घर में रखे जेवर, यहाँ तक कि कुछ गांव वाले अपने खेत बेचकर पैसे लाकर राम भरोसे के पास जमा कर देते हैं। हरिया भी ज्यादा पैसों के लालच में लोगों से ब्याज पर पैसे लेकर राम भरोसे को दे देता है। फिर हरिया और सभी गांव वाले बेसब्री से अगले हफ्ते का इंतजार करने लगते हैं। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब राम भरोसे सभी गांव वालों में पैसे बांटने वाला होता है। सब गांव वाले सुबह सुबह वक्त से पहले ही राम भरोसे के दफ्तर के पास आकर जमा हो जाते हैं। तब हरिया मोहन से कहता है, भाई मोहन, पैसे मिलने के बाद मैं तो एक बड़ी सी गाड़ी खरीदूंगा और फिर उसमें बैठकर शहर घूमने जाऊंगा। मैं तो अपनी एक दुकान खोलूंगा। वहाँ बैठे सभी लोग भी एक दूसरे से कुछ इसी तरह की बड़ी बड़ी बातें करने में मग्न रहते हैं और देखते ही देखते दोपहर हो जाती है। फिर दोपहर से शाम, लेकिन राम भरोसे वहाँ नहीं आता। अब गांव वालों का सब्र का बांध टूट जाता है और उन सभी के बीच में कानाफूसी शुरू हो जाती है। तभी हरिया कहता है, अरे सुबह से शाम हो गई, अभी तक कोई आया नहीं। हाँ भाई, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। फिर आधी रात बीत जाने पर सभी गांव वाले राम भरोसे के आने की उम्मीद छोड़कर वापस अपने अपने घर की ओर चल देते हैं। हरिया भी वहाँ से उदास होकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। तभी रास्ते में उन सभी को चंपक सेठ मिलता है। वो लोगों के मुरझाए चेहरे देखकर मुस्कुराता है और हरिया से कहता है, क्यों हरिया, आज तेरे पैसे डबल नहीं हुए? फिर चंपक सेठ सभी गांव वालों से कहता है, अरे मूर्खो, राम भरोसे अपने नाम की तरह ही निकला। वो एक ठग था जो तुम सबकी आंखों पर लालच का चश्मा पहनाकर तुम सबको लूट कर चला गया। आपने बिल्कुल सही कहा चंपक सेठ, वो राम भरोसे हम सबको लूट कर चला गया। मुझे माफ कर दो मालिक, मैं आपके यहाँ काम पर आ जाऊंगा और आज के बाद सिर्फ मेहनत करके पैसे कमाऊंगा। शिक्षा, हमें लालच नहीं करना चाहिए। लाइए दीदी, बैग मुझे दीजिए। आइए आइए, आप अंदर आइए। हाँ हाँ, बहुत दिनों से तेरी याद आ रही थी, इसलिए बच्चों की छुट्टियां लगते ही मैं आ गई। राहुल और उनकी पत्नी पूनम दोनों बुआ जी के पैर छूते हैं। जीते रहो, दोनों जीते रहो। ये आपने बहुत अच्छा किया बुआ जी। अरे बबलू, कैसा है तू? अच्छा हूँ राहुल भैया। तभी राहुल के फूफा जी बड़ा सा बैग लेकर अंदर आते हैं। इजी, इतना बड़ा बैग
लगता है ये लोग 4-6 महीने रुकने का प्रोग्राम बनाकर आए हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। कैसे है फूफा जी? अरे मर गया रे, कितनी गर्मी है यहाँ। घर तो ठीक ठाक बनाया है साले साहब ने, लेकिन फिर भी कुछ कमी लग रही है। ना ना, मुझे तो मजा नहीं आया। सुनिए जी, ये तो आते ही हमारे घर की बुराई करने लग गए। अरे कुछ नहीं, फूफा जी का स्वभाव ही ऐसा है। भाई मुझे इस गर्मी में रहने की आदत नहीं है। तुम्हारे घर में ऐसी वैसी है कि नहीं? जीजा जी, अभी कुछ दिनों पहले ही राहुल ने अपने कमरे में एसी लगवाया है। अरे वाह, तब तो हम सब उसी कमरे में रुकेंगे। चलो बबलू बेटा, अपना सारा सामान राहुल भैया के कमरे में ले चलो। जी पापा। थोड़े दिनों की बात है, ये सोचकर पूनम और राहुल बिना कोई ऐतराज जताए अपना कमरा बुआ जी को दे देते हैं। देखते ही देखते दिन बीत जाते हैं, लेकिन बुआ जी का परिवार घर छोड़कर जाने का नाम ही नहीं लेता। माँ, बुआ जी कब जाने वाली है? आज पूरा 1 महीना हो गया है उन्हें यहाँ। आखिर हम लोग कब तक हॉल में सोकर अपना गुजारा करेंगे? अब क्या बताऊं बेटा, रिश्तेदारी का मामला है, मुंह पर किसी को कुछ कह भी तो नहीं सकते ना। ये सब तो ठीक है माँ जी, लेकिन इनका बेटा बबलू सारा दिन घर में उधम मचाते फिरता है। कल उसने हमारा नया सोफा बुरी तरह फाड़ डाला। क्या बात कर रही हो पूनम? हमारा नया सोफा है? हे भगवान, कितना महंगा सोफा है। अब उसे ठीक कराने में कितना खर्चा आएगा मालूम है तुम्हें? अरे तुम्हें ध्यान देना चाहिए था ना। अरे आप तो सुबह सुबह अपने ऑफिस चले जाते हो और घर पर मुझे और माँ जी को ये सब झेलना पड़ता है। इन लोगों को लगता है कि ये किसी होटल में रुके हैं। सुबह से शाम तक बस मुझे खाने की तरह तरह की चीजें बनाने का ऑर्डर देते रहते हैं और मेरा तो सारा दिन रसोई घर में गुजर जाता है। बहू बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। ऐसे नहीं चलेगा। मैं अभी फूफा जी से पूछता हूँ, आखिर वो लोग कब जाने वाले हैं। राहुल फूफा जी के पास जाता है। अरे वाह फूफा जी, टीवी देख रहे हैं? अच्छा है। आपको ऑफिस से कितने दिनों की वैसे छुट्टी मिली है? आपके ऑफिस वाले तो आपको रोज फोन करते होंगे ना। अब तो आपकी छुट्टियां भी खत्म हो गई होंगी। अरे बेटा, तेरे बाप की तरह एक शहर से दूसरे शहर भटकने वाली नौकरी नहीं करता मैं। ऑफिस छोड़े तो मुझे जमाना हो गया। आजकल तो मैं अपना खुद का बिजनेस करता हूँ, इसीलिए तो बेफिक्र होकर बैठा हूँ। सोचता हूँ इसी शहर में अपना कोई नया बिजनेस शुरू करूँ, लेकिन अभी शहर को पूरी तरह से जानने में 2-3 महीने तो निकल ही जाएंगे। राहुल समझ जाता है कि अब फूफा जी से बात करने का कोई फायदा नहीं है और वो सारी बात अपनी पत्नी पूनम और अपनी माँ को बताता है। आप चिंता मत करिए जी, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता ना, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अब इन लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। अब आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। उसी रात बुआ जी और फूफा जी छत पर बैठे गप्पे मार रहे होते हैं कि तभी मम्मी चुड़ैल, मम्मी चुड़ैल बचाओ। अरे क्या हुआ रे, चिल्ला क्यों रहा है? कहाँ है चुड़ैल? पापा सीढ़ी पर है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे ऐसी बहुत चुड़ैल देखी है मैंने। और तभी चुड़ैल उन तीनों के सामने आ जाती है। अब तुम तीनों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं तुम लोगों को खा जाऊंगी। अरे मर गए रे, ये तो सचमुच बड़ी डरावनी चुड़ैल है। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अब क्या होगा? सोनिया जी, मैं अभी मरना नहीं चाहती। अरे भाग्यवान, तुमने मुझे बताया नहीं, तुम्हारे मायके में इतने खतरनाक चुड़ैल रहती है।
बोलो, मेरे हाथों से पहले कौन मरना चाहता है? अरे नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, अरे भाग्यवान, इससे पहले कि ये चुड़ैल हम तीनों को मार के खा जाए, अपनी जान बचाकर भागो यहाँ से। हाँ जी, आप सही कहते हैं। अरे भागो रे भागो यहाँ से। अरे मम्मी पापा, मेरे लिए तो रुको। बुआ जी का परिवार उसी वक्त घर छोड़कर भाग जाता है। उनके जाते ही पूनम चुड़ैल का मुखौटा उतार देती है। बहू, तू तो बहुत अच्छी चुड़ैल बनती है। मुझे तो पहले से ही लगता था कि तू एक चुड़ैल है। जी, क्या कहा माँ जी? अरे कुछ नहीं पगली। शिक्षा, चालाक और मतलबी रिश्तेदारों से हमेशा दूरी बनाए रखनी चाहिए। मेरा नाम है हरिया, मैं काम करता हूँ बहुत बढ़िया, खाता हूँ खाना और रोज गाता हूँ गाना। अरे यार, आज तो बहुत देर हो गई। इस खतरनाक जंगल को देखकर तो मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए हैं। अगर मैं वक्त पर गांव नहीं पहुंचा तो मालिक बहुत नाराज हो जाएंगे। तभी हरिया को एक आवाज सुनाई देती है। सुनिए हरु जी। अरे, ये आवाज किसने दी? तभी हरिया को सामने कुछ दूर एक औरत खड़ी दिखाई देती है। अरे भाई, ये औरत अकेली इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही है? चलकर पूछना पड़ेगा। फिर हरिया अपनी बैलगाड़ी उस औरत के सामने लाकर रोक देता है और उससे पूछता है। अरे सुनिए, आप इतनी रात को इस खतरनाक जंगल में अकेली क्या कर रही हैं? तभी वो औरत मीठी आवाज में कहती है। अरे हरु जी, आप आ गए। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। वैसे तो यहाँ से काफी लोग गुजर चुके हैं, लेकिन मैं खास आपका इंतजार कर रही थी। अच्छा, तुम सच कह रही हो? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। वो क्या है ना, आज तक किसी ने मुझसे इतने प्यार से बात नहीं की। हाँ हाँ हरु जी, मैं सच कह रही हूँ। अब देर मत करिए और जल्दी से मुझे मेरे घर तक छोड़ दीजिए। हाँ हाँ, कौन सी बड़ी बात है, अभी छोड़ देता हूँ। आप मेरे पीछे बैलगाड़ी में बैठ जाइए और मुझे रास्ता बताते चलिए। फिर वो औरत हरिया की बैलगाड़ी में बैठ जाती है और हरिया बैलगाड़ी हाँकता हुआ आगे चल पड़ता है। फिर उस औरत के बताए हुए रास्ते पर चलते चलते हरिया बैलगाड़ी लेकर एक काली गुफा के आगे आकर रुक जाता है। हरिया उस औरत से पूछता है। हाँ देवी जी, आपका घर कहाँ है? यहाँ तो एक गुफा के अलावा और कुछ नहीं है। तभी अचानक वो औरत हवा में उड़ने लगती है। देखते ही देखते उसका सुंदर रूप एक डरावनी चुड़ैल में बदल जाता है और वो जोर जोर से हंसती है। अरे तू तो एक नंबर का बेवकूफ निकला। तू तो बड़ी आसानी से मेरी बातों में आ गया। अरे मर गया रे, ये तो एक चुड़ैल है। हे भगवान बचा ले, ये तो बड़ी डरावनी दिखाई दे रही है। और फिर अगले ही पल हरिया की बैलगाड़ी में रखा सारा सामान हवा में उड़ता हुआ उस काली गुफा के अंदर चला जाता है और वो चुड़ैल भी उस गुफा के अंदर जाकर कहीं गायब हो जाती है। हरिया ये नजारा देख बुरी तरह घबरा और परेशान हो जाता है। अरे, ये चुड़ैल तो मेरा सारा सामान लेकर गुफा में गायब हो गई। अब क्या होगा? अगर मैं गांव खाली हाथ गया तो मालिक मेरी अच्छी खबर लेंगे। मेरी इस बात का
कोई यकीन भी नहीं करेगा। फिर आखिर वही हुआ। हरिया के मालिक चंपक सेठ को हरिया की किसी भी बात पर रत्ती भर भी यकीन नहीं हुआ। चंपक सेठ को लगा हरिया झूठ बोल रहा है और उसने ही लालच में आकर सारा सामान हड़प कर लिया है। फिर हरिया को बेईमान समझकर चंपक सेठ उसे काम से निकाल देता है। अगले दिन अपनी दुकान में परेशान बैठा चंपक सेठ गुस्से में बड़बड़ाता है। अरे दुकान में तो सामान बिल्कुल भी नहीं है, अब मुझे ही शहर जाकर सामान लाना होगा। फिर वो अपनी बैलगाड़ी लेकर शहर चला जाता है। शहर से सामान लेकर जब चंपक सेठ वापस गांव लौट रहा होता है, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। चंपक जी, ओ चंपक जी। अरे ये तो कोई मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा है। फिर उस रास्ते में वही औरत खड़ी दिखाई देती है। फिर क्या था, हरिया की तरह चंपक सेठ भी उस औरत के पास अपनी बैलगाड़ी लेकर जाता है और वो भी उसकी चिकनी चुपड़ी बातों के मोह जाल में फंस जाता है। फिर चुड़ैल उसे भी अपनी गुफा तक ले जाती है और उसका सारा सामान लेकर गुफा में गायब हो जाती है। बेचारा चंपक सेठ लाचार होकर खाली हाथ गांव लौट आता है। फिर ये उस जंगल में रोज की बात हो जाती है। जो कोई भी शहर से कुछ लेकर गांव की तरफ लौटता, वो चुड़ैल उसे बेवकूफ बनाकर उसका सारा सामान लेकर गुफा में गायब हो जाती। एक दिन हरिया एक लकड़हारे को उसी जंगल की तरफ जाते हुए देखता है। फिर हरिया उसे रोकते हुए कहता है, अरे भाई, क्यों अपनी मौत को दावत दे रहे हो? मेरी बात मानो, आगे जंगल में मत जाओ, वहाँ एक बड़ी भयानक चुड़ैल रहती है। लकड़हारा हरिया की बातों को नजरअंदाज करते हुए कहता है, अरे भाई, मुझे पहले ही बहुत देर हो चुकी है, मुझे जाने दो भाई। शाम तक लकड़ियाँ काट कर शहर के बाजार में बेचना है। तुम अपनी ये कहानी किसी फुर्सत में बैठे इंसान को सुनाओ, मैं तो चला। इतना कहकर लकड़हारा वहाँ से आगे जंगल की तरफ चला जाता है। फिर अगले दिन गांव के मुखिया के घर के बाहर बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं। तभी हाथ में कुल्हाड़ी लिए खड़ा लकड़हारा कहता है, अरे मुखिया जी, अब आप ही हमें बचाइए उस जंगल वाली चुड़ैल से। हमारा सारा काम तो शहर से ही होता है। अरे मुखिया जी, उस चुड़ैल की वजह से तो मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया हूँ। हम सबको मिलकर उस चुड़ैल का कोई इलाज करना पड़ेगा। तभी भीड़ में खड़ा वीरा कहता है, आप लोग चिंता मत करिए, कल से वो चुड़ैल किसी को नहीं लूट पाएगी। मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है। तभी चंपक सेठ उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे तेरा नाम वीरा है तो क्या हुआ? तूने अभी उस चुड़ैल को देखा नहीं है? जाकर अपना काम कर, बड़ा आया। तब मुखिया जी कहते हैं, नहीं चंपक सेठ, मुझे लगता है हमें इस लड़के को एक मौका देना चाहिए। फिर सभी गांव वाले मुखिया जी की बातों से सहमत हो जाते हैं और वीरा शाम को एक बैलगाड़ी में कुछ सामान लादकर उस जंगल की ओर चल देता है। वीरा, ओ वीरा, कहाँ जा रहा है? तभी वीरा मुड़ के देखता है, वही चुड़ैल एक औरत के रूप में खड़ी है। अरे बहन जी, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। देखिए, मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। अरे वाह, तो खुद मेरे लिए इतना सामान लाया है। तू ही अकेला गांव में समझदार है। जरा देखो, मैं भी खोल के, बड़े भूख लगी है। जैसे ही चुड़ैल उस सामान पर से कपड़ा हटाती है, एक भगवान शिव की तेज रोशनी उसके अंदर मूर्ति से निकलती है और चुड़ैल अपने असली रूप में आकर जलने लगती है। अरे मैं जल रही हूँ, बचाओ! बचाओ! ओम नमः शिवाय, मर गई मैं! देखते ही देखते वो चुड़ैल राख के साथ उड़ जाती है और सभी गांव वाले भी वहां आ जाते हैं।
शिक्षा, बुराई पे सदा अच्छाई की ही जीत होती है।